एक बार फिर स्वागत है आपका। साल 2022 का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण आज देखा जाना है। भारत में चंद्र ग्रहण का समय दोपहर 2:39 से शाम को 6:18 तक, 6:20 तक रहेगा। आज के चंद्र ग्रहण को दुनिया के कई हिस्सों में देखा जाएगा और भारत के ज्यादातर शहरों में आज का जो चंद्र ग्रहण है वो आंशिक रहेगा। केवल भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा। तो पूर्वोत्तर में अगर आप रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में, जहां पर आपको पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा, और आंशिक चंद्र ग्रहण जो है वो भारत के बाकी हिस्सों में देखने के लिए मिलेगा। और यह सबसे लंबा चंद्र ग्रहण है। इसे सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण कहा जा रहा है। और इससे असर क्या क्या हो सकते हैं, इसी को लेकर हम अपने खास मेहमानों से लगातार चर्चा कर रहे हैं। एक एक तस्वीर देखिए, इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही ये चंद्र ग्रहण शुरू होगा आप तक वो तस्वीरें और उसका प्रभाव दिखाने की कोशिश भी हम अपने सहयोगियों के जरिए करेंगे। लेकिन पहले मैं चलता हूं डॉक्टर रवि कुमार गुप्ता जी आपके पास। अगर हम वैज्ञानिक इंपैक्ट की बात करें तो हर बार इसका भी अध्ययन किया जाता है। क्या विशेष होता है, क्योंकि दिन पूर्णिमा का मतलब है कि चंद्रमा 16 कला संपन्न होगा, पूर्ण चंद्र होगा, लेकिन इसके बावजूद जिस नोट की आप बात कर रहे थे, जो छाया पड़ेगी, उसके क्या क्या वैज्ञानिक आधार पर इंपैक्ट हो सकते हैं? देखिए, वैज्ञानिक दृष्टि से जब हम चंद्रमा को और ग्रहण को, सूर्य ग्रहण हो, चंद्रमा चंद्र ग्रहण हो, इनको हम इनके जो अध्ययन करते हैं तो इनसे संबंधित जो फिजिकल फिनोमेना है हम उनको जानने की कोशिश करते हैं। अब जैसे आपने कहा चंद्र ग्रहण की बात करें तो जब चंद्रमा पृथ्वी की जो छाया के अंदर आ जाएगा, पूरी तरह ढक जाएगी, तो जो सूर्य की किरणें वहां से रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं, वहां पे जो पड़ गई हैं और हम जो हमें देखने को मिलती तो पूरी तरह नहीं आ पा रही हैं। अब वो चंद्रमा की सतह से उनका स्कैटरिंग और डिस्पर्शन के फिनोमेना की वजह से वो उनका जो मात्रा है वो अलग अलग आएगी। आप जानते हैं कि जो सूर्य की किरणें हैं ये एक बहुत बड़ा वाइड स्पेक्ट्रम है, कॉस्मिक रेज, गामा रेज से लेकर के और माइक्रोवेव तक, जिसमें विजिबल पोर्शन जो हमें नंगी आंख से दिखाई देता है वो बहुत थोड़ा सा हिस्सा है। सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है जी। तो जो जिनकी वेवलेंथ कम होती है, जैसे ब्लू लाइट की वेवलेंथ आपकी कम है और लाल लाइट की जो है वो अधिक है, तो ब्लू लाइट बहुत अधिक स्कैटर होती है, इसी कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। अब यहाँ पे जब चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होके आ गई तो इसका उल्टा फिनोमेना होता है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें पड़ गई थी, जो शॉर्ट वेवलेंथ है वो बहुत अधिक स्कैटरिंग के कारण दाएं बाएं छितर गई और हमें लाल अधिक दिखाई देगा। आज का चंद्र ग्रहण बहुत रेयर है क्योंकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इस कारण ये बिल्कुल, इसको ब्लड मून भी कहते हैं, एक लाल दिखाई देगा। तो हम अब ये तो हमने सामान्य आंखें से देखा है, लाल दिखाई देगा। प्रश्न ये हम विज्ञान में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखेंगे कितना, हर चीज को नापने की कोशिश करते हैं और उनको नापने के कारण हमें चंद्रमा की सतह के बारे में, सूर्य की किरणों के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमें मिलती है जो अदरवाइज मिलनी मुश्किल है। पृथ्वी पे बैठे हुए हम अगर जानकारी को लेना चाहें तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इसी तरह से जब सूर्य ग्रहण लगता है तो हम जब सूर्य को देखने की कोशिश करते हैं अपने उपकरणों के माध्यम से, तो इतनी अधिक किरणें होने के कारण, इतनी इंटेंसिटी होने के कारण हम पूरी तरह सूर्य की सतह को अध्ययन नहीं कर पाते। लेकिन जब बीच में चंद्रमा आ गया और सूर्य का काफी बड़ा हिस्सा दिखाई देना बंद हो गया, तो वो उनकी जो किरणों के में जो चेंजेस आ रहे हैं, हम उनकी मात्राओं को भी स्टडी करते हैं, वेवलेंथ में चेंजेस आ गए उनको भी अध्ययन करते हैं और सूर्य की सतह को अध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी या जो जिन्हें हम कहते हैं गोचर हैं, यानी जितने भी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, इन सबसे आपस में जुड़े हुए हैं एक गुरुत्वाकर्षण के कारण। अब जब ये एक लाइन में आते हैं तो गुरुत्वाकर्षण की भी अलग अलग इसमें चेंजेस आते हैं। वैज्ञानिक उसको भी नापने की कोशिश करते हैं, उसका जो प्रभाव है, किस तरह से वह सूर्य पानी को, जल को प्रभावित कर रहा है, सूर्य की समुद्र में पानी की सतह है उसको प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल। तो अध्ययन के कई आयाम हो सकते हैं और उन आयामों पर वैज्ञानिक अलग अलग जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, जो पानी पर रिसर्च करते हैं वो अलग हैं, जो रेस का रिसर्च करते हैं वो अलग हैं, जैसा कि डॉक्टर रवि हमें समझा रहे हैं। लेकिन आचार्य जोशी जी, एक प्रश्न ये भी है कि हमेशा से जो आपने बिल्कुल शुरुआत में कहा कि ये बताया गया
कि ये प्रार्थना का समय तो है ही, लेकिन साथ साथ डर का समय भी है। ये जो डर और भ्रांतियां फैलाई गई, इनसे किस तरह से निकलना चाहिए? जी राम शर्मा जी, बहुत आनंद का विषय, बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि जी न्यूज के माध्यम से हम उस तह तक पहुंचने की कोशिश आपका चैनल करता है कि ताकि लोगों को यथार्थ ज्ञान प्रकट हो। मैं डॉक्टर रवि गुप्ता जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। ऐसे वैज्ञानिक, ऐसे लोगों की राष्ट्र में जरूरत है, और लोगों को भी खोजें। आपके प्रश्न का उत्तर तो अभी हमारी लंबी बहस होनी में बताऊंगा, लेकिन एक बात जरूर बताना चाहता हूं। हमारे ऐसे लोग जो हमारे आध्यात्मिक शक्तियों को गणित की दृष्टि से या वैज्ञानिक दृष्टि से कहना चाहते थे, एक समय भारतवर्ष में ऐसा था, उनको कॉम्युनल कह के उनको उस ग्रुप से हटा दिया जाता था। और इसी प्रकार से आज कम से कम ये परिस्थितियां बन रही, हम उसके अध्ययन तक भाई सुन तो लो उसके अंदर क्या है। ऐसी परिस्थिति आई। मैं आपको एक हल्का सा आधे सेकंड का उदाहरण बताता हूं। एक जगह हमको स्वस्ति वाचन करना था राष्ट्रीय स्तर पर, तो बहुत बड़ी एक संस्था है राष्ट्र की, अभी मैं उनका नाम नहीं लूंगा यहाँ से, तो वहां पर कहा कि हमसे भाई इस मंत्र में शिव शब्द आ रहा है, इसका उच्चारण मत करिए। भाई ऐसा है तो शिव का मतलब तो कल्याण है, शिव संकल्प मस्तु, हमारे जो मन है वो शिवमय कल्याणमय हो जाए, सबको एक करने वाले हो जाए। ऐसी परिस्थितियां इस राष्ट्र के अंदर रही जो पाश्चात्य जगत के लोग चाहते थे, उसी एजेंडे पर चला। लेकिन आज अध्ययन की आवश्यकता है और बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो हमारे ज्योतिर्विदों के साथ में और गणितज्ञों के साथ में, मैं आपको हल्का सा उदाहरण देता हूं। आज अलजेब्रा अंग्रेजी का शब्द मानते हैं, अलजेब्रा अंग्रेजी का शब्द नहीं है। अलजेब्रा बीज गणित से बना है। बीज गणित भारत से गया। सद्दाम उस समय, एक सद्दाम तो ये मारे गए थे, ये नहीं, और उससे पहले जिस समय दिल्ली में 12 मिहिर गणितज्ञ थे भारतवर्ष में, अलजेब्रा उस समय बीज गणित पढ़ाने के लिए बगदाद में बुलाया। वो बहुत भारत का प्रेमी था, जैसे अभी पुतिन साहब हमारे मोदी जी के प्रेमी हैं। तो आधा सेकंड और लूंगा मैं जी। उस समय 11-12 गणितज्ञ बीज गणित के 12 मिहिर ने बगदाद भेजे। ये बिल्कुल प्रमाणिक चीज बता रहा हूं मैं, हम चैनलों में अनाप शनाप नहीं बोलते हैं। तब वहां उनका मुकाबला हुआ, उनको अध्ययन कराया गया, शास्त्रार्थ करा। शास्त्रार्थ को मुकाबला कहते, फिर उसका नाम रखा गया अलजब्र उल मुकाबला। और वही अलजब्र उल मुकाबला यूरोप जाने के बाद अलजेब्रा बन गया। भारत के छात्र कहते हैं हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। भैया आप बीजगणित पढ़ रहे हो, जो अलजब्र उल मुकाबला से अलजेब्रा बना है। इसलिए हमें अपने ज्ञान विज्ञान को 12 मिहिर का क्षेत्र में एक चीज और कहना चाहता हूं, जैसे कुतुब मीनार के बारे में, तो कुतुबुद्दीन से कोई लेना देना नहीं उसका। कुतुब का मतलब ज्योतिष में सूर्य होता है। कुतुब माने कुतुब घड़ी थी वहां पर। तो 12 मिहिर के समय मेहरौली मेहर वाले 12 मिहिर वाले मेहरौली ऐसे मेहरौली बन गई आज। वो हमारे यहाँ ज्योतिषी गणित का एक केंद्र था जो 12 मिहिर के समय स्थापित किया गया, इसलिए उसको कुतुब घड़ी कहते थे। कुतुब का मतलब सूर्य होता है। संस्कृत के अनेक स्वरूप है ज्योतिष की संस्कृत में। तो इसीलिए इस समय उस कालखंड में हमें आराधना करनी चाहिए। मैं अपने उस विषय पर आता हूं क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी था। आराधना करनी चाहिए। मंदिरों के पट बंद हैं, आचार्य लोग, पुजारी वर्ग वहां बैठ के सोते नहीं। इस समय वो बैठ करके भगवान की आराधना करते। आराधना अपने लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहा गया ग्रहण काल के समय प्रत्येक आचार्य पुरोहित ब्राह्मण वह भगवान वेद अभ्यास की तरह है। तो वहां जो आराधना करेगा वो सारे जगत के लिए करेगा, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य की जो किरणें हैं जगत के कल्याण के लिए हैं। हमारे यहाँ स्वार्थ भाव नहीं है आराधना में, हम परमार्थ कल्याण भावना के आधार पर इस कार्य को करते हैं। इसीलिए हम साइंटिस्टों को, वैज्ञानिकों को, रवि जी से डॉक्टर साहब जैसे भाई हमारे, और उन भारतवर्ष और विदेशों में भी जो अनंत आचार्य ब्राह्मण वर्ग जो तीर्थों में, मंदिरों में इस समय आराधना साधना कर रहे हैं जगत कल्याण के लिए, उनको हम प्रणाम करते हैं। बिल्कुल। और सभी एक दूसरे के असल में पूरक हैं। और विज्ञान में कहते हैं कि आइडिया आपको कहीं से भी मिल सकता है। आइडिया न्यूटन के बारे में जो हमने बचपन में पढ़ा, उन्हें मिला कि एक जब फल जमीन पे गिरा तो उन्होंने एक अनुमान लगाया कि ये नीचे ही क्यों गिरा। इसके बाद रिसर्च की, तो अनुमान आपको कहीं से भी मिल सकते हैं और इसके बाद आपकी रिसर्च शुरू होती है जिस पर आप उसकी प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं। लेकिन वो बल आपने सिद्ध नहीं किया, वो बल असल में पहले था, सिर्फ आप उसको लोगों के सामने खोजकर स्पष्टीकरण के साथ लाए
कि ये यहां पर है और इसका कारण ये है, इसलिए वो वैज्ञानिक भी महान है और पहले से जो विद्यमान चीजें हैं उनके बारे में भी कहीं ना कहीं उनको नकारा नहीं जा सकता। कीर्ति जैन जी हैं हमारे साथ। कीर्ति जैन जी, ये कई दृष्टिकोण से देखिए यहां पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इन खगोलीय घटनाओं को, जिन पर बहुत लंबी रिसर्च हो चुकी है और लंबे लंबे रिसर्च पेपर भी लोगों को पढ़ने के लिए मिले हैं, लेकिन फिर भी कुछ नया खोजने की हर बार एक ललक रहती है, चाहे वो खगोल शास्त्री हो, वैज्ञानिक हो या ज्योतिष से जुड़े हुए जो लोग हैं। जी जी बिल्कुल रहती है। जब भी अब जिस प्रकार से ये एक्लिप्स या ग्रहण जो हम कह रहे हैं, जिसको इंग्लिश में एक्लिप्स बोला जाता है, तो चंद्र ग्रहण जब अभी है, इस समय जो वैज्ञानिक, जो एस्ट्रोनॉमर्स, जो खगोल शास्त्री हैं, ये सभी कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स या कितनी इंटेंसिटी के साथ जो ये हो रहा है ग्रहण, ये क्या इंटेंसिटी आएगी, कितने रेडिएशंस आएंगे, किस प्रकार इन चीजों पे और रिसर्च होगी और ज्यादा इस चीज के बारे में पढ़ा जाएगा, खोजा जाएगा। साथ ही जो भी मून की जो सतह है, जो चंद्रमा की सतह है, उसमें जो क्रेटर्स कहे जाते हैं, जो एक कभी भी कोई एक एस्टेरॉइड की वजह से उस पे जो क्रेटर्स बनते हैं, उसके ऊपर क्या टेम्परेचर होगा, कैसी चीजें रहेंगी, उसके ऊपर भी एक शोध किया जाएगा, रिसर्च होगी और वैज्ञानिक इसके बारे में बिल्कुल पढ़ रहे होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक फोटो लेने का वो नहीं है, इसमें हम सभी कुछ ना कुछ रिसर्च जरूर करेंगे और साथ ही ये देखेंगे कि किस प्रकार पृथ्वी एक चंद्र ग्रहण होता किस तरीके से है, किस तरीके से चंद्रमा से, सूरज से जो भी किरणें आ रही हैं, जैसे कि लाइट जो आ रही है वो स्कैटर कैसे हो रही है, क्यों ये रेड कलर का दिख रहा है। इसको ब्लड मून भी कहा जाता है क्योंकि जो लाइट है, रेड जो लाइट है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो ये रिफ्लेक्ट होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर से, जो अर्थ के आसपास जो एटमॉस्फेयर है, तो इसका ब्लड मून होना या रेड मून होना इसलिए ही कहा जाता है। और साथ ही इसको जो नॉर्थ में है वो इसे बीवर मून भी कहते हैं, क्योंकि इस समय जो बेयर, जो भालू होते हैं, वो अपने अपने स्थानों में, ठंड आने वाली है इसलिए वो अपना खाना लेके अपने अपने स्थानों में छुप जाते हैं, तो इसे ये भी कहा जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर रवि कुमार गुप्ता जी, एक बार इसको देखिए, चंद्रग्रहण तो ये है जो वैज्ञानिक बता रहे हैं कि इसको आप सामान्य आंख से भी देख सकते हैं, लेकिन पहले ये भी हुआ कि जब सूर्य ग्रहण हुआ कुछ वक्त के लिए, उस दौरान लोगों की आंखों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा और तब से जो एक तरह से भ्रम फैलने शुरू हुए कि आपकी आंखें खराब हो गई, आपको सूर्य ग्रहण में जो महाराज लोग बता रहे हैं सिर्फ वही करना चाहिए। तो ठीक है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो भ्रांतियां हैं इनके बीच में वैज्ञानिक कारणों का लोगों को पता भी होना चाहिए और जहां तक जो चीजें की जा सकती हैं उनमें भी कोई बुराई नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो हमारे शास्त्रों के अनुरूप, जो हमारे ट्रेडिशंस, हमारे जो उनके में जो कहा गया है, अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो उनको मानने में कोई बुराई नहीं है, जब तक कि हम उनके पीछे की पूरी बात को वैज्ञानिक रूप से नहीं समझ पाते। अब देखिए, हम आजकल के जमाने में जीते हैं, हम अपने तमाम चीजों, पहले मैं आता हूँ आंखों की बात। देखिए, जिसमें हम सूर्य ग्रहण की जब बात करते हैं तो वहां सूर्य ग्रहण, मैंने बताया कि उसमें जो किरणें हैं बहुत अधिक इंटेंसिटी होती है सूर्य में जी। हम सामान्यतः सूर्य को सीधी आंख से नहीं देख सकते हैं और देखने की कोशिश भी करते हैं तो आंखें चुंधिया जाती हैं। चुंधियाना क्या होता है, हमारा प्यूपिल, हमारी आंख की पुतली, जितना रोशनी हमें आंख में बर्दाश्त कर सकते हैं उससे अधिक आने नहीं देती, वो बंद हो जाती है जी, या उसका डायमीटर कम होता चला जाता है। लेकिन जब सूर्य ग्रहण लगा होता है तो जो विजिबल है लाइट वो कम हो गई। अब पुतली काम करेगी विजिबल लाइट के अकॉर्डिंग, लेकिन उसमें बाकी और रेडिएशन भी आ गया, अल्ट्रावायलेट भी आ गई है, कॉस्मिक रेडिएशन भी आ गई है और वो आंख खराब कर देती है। ये एक नुकसान हुआ। अब ग्रहण से जुड़ी और बहुत सी बातें हैं, जैसे आप, अगर मैं उदाहरण दूं चंद्र ग्रहण का, ये माना जाता है काफी हद तक वैज्ञानिक रूप से भी इसको ऑब्जर्व किया गया है कि ये जो हमारा चंद्रमा है, पूर्णमासी का दिन होता है या अमावस्या का दिन होता है, इस समय जो मन है अत्यधिक विचलित हो जाता है। बहुत से जगहों में देखा गया है। डॉक्टर, अभी मैं आपके पास लौट कर आता हूं। अधिक
स्टिक हो जाते हैं। बिल्कुल, मैं आपके अब आप पास ये अभी लौट कर आता हूं वापस। मैं एक आचार्य जी से सवाल पूछना चाहता हूं। आचार्य जोशी जी, जिन भ्रांतियों की हमने पहले बात की, वो असल में लोगों के काम को अवरुद्ध करने वाली थी, रोकने वाली थी, लेकिन सामान्य जिसको हम रीति रिवाज के लिहाज से कहते हैं, उनको करना कितना फलदायी होता है, या ये कहिए कि इसके सकारात्मक परिणाम किस रूप में लिए जा सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो आपने इतना रोचक प्रश्न बोल दिया है। जिनके यहाँ रीति रिवाज नहीं है वो केवल पत्थर की तरह है, कुछ नहीं, खाना पीना और तीसरा कर्म उनको बाहर बाहर जाना, अपना शौच आदि जाना, है ना, या जिंदाबाद मुर्दाबाद, यहीं तक रह गए देश। भैया, हमारा देश तो सांस्कृतिक रूप से इतना समृद्ध देश है, प्रत्येक दिन पर्व है हमारे यहाँ, जन्म हमारे यहाँ पर्व है, और मरण भी जहाँ पर्व है, मरने के बाद भी स्मृतियां पर्व बन जाती हैं। इसलिए भारत का व्यक्ति ज्ञान विज्ञान धर्म संस्कृति की ओर से इतना परिपूर्ण है, जीवन में खोखलापन है ही नहीं। मैं बार बार कहता हूं, इसलिए हमारे देश का नाम भारत बड़ा आध्यात्मिक नाम है। भा माने होता है प्रकाश, उसे भास्कर सूर्य बनता है, सूर्य का पर्यायवाची भी भास्कर है। भा माने प्रकाश, रत माने लगा रहना, भा माने प्रकाश की खोज में, प्रकाश माने ज्ञान, जैसे अभी रवि जी बता रहे थे, उस ज्ञान की खोज में अंतिम निर्णय तक पहुंचने के लिए अथक लगा रहना, वो भारत का जनमानस है। और उसमें बिल्कुल, और उस दिशा में प्रयास भी निरंतर जो है महाराज जी होते रहने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, अपनी अपनी राय हमारे साथ जुड़कर साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।